मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और मैं पुरुषोत्तम कुमार पाठक आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु टॉपिक पर मैंने पिछले 2 वीडियो को बनाया है। इसके पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है और अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो 2 शब्द है माइक्रो और मैक्रो, इन 2 शब्द को किसने दिया अर्थशास्त्र को और यह शब्द कब से अर्थशास्त्र में प्रचलन में है। पुनः फिर हमने दूसरा वीडियो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पार्ट 2 जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की चर्चा की गई है, उसमें हमने देखा कि एक व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किन किन विषयों को पढ़ते हैं। अगर आप ये दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार देख लें। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा को लेकर, तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन मुद्दों का हल निकालने का प्रयास करते हैं, या यूं कहें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन विषयों को पढ़ते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। आरजेडी एलन का कहना है कि द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। आरजेडी एलन का कहना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध एक ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीगेट्स मतलब व्यापक आर्थिक चरों के रिलेशन के अध्ययन से है। व्यापक इकोनॉमिक चर क्या है यहाँ पर, ब्रॉड इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है। ब्रॉड इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब वे वेरिएबल जिसका संबंध पूरी अर्थव्यवस्था से होता है, किसी अर्थव्यवस्था की किसी एक व्यक्तिगत इकाई से नहीं होता है। जैसे राष्ट्रीय आय, जैसे कुल उपभोग। तो ये सब जो चर हैं, इन चरों के बीच में आपस में क्या संबंध है, इस संबंध की व्याख्या करना समष्टि अर्थशास्त्र का काम है। अभी संदर्भ में हम यूं कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स है, सामूहिक अर्थशास्त्र है। इसमें हम इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की प्रत्येक इकाई एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन न करके हम पूरे अर्थव्यवस्था का एक इकाई मानते हुए हम अध्ययन करते हैं। इस संदर्भ में के बोल्डिंग का कहना है, देखिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विद एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, नॉट विद इंडिविजुअल इनकम बट विद नेशनल इनकम, not with individual price but with general price level, not with individual output but with national output। इन्होंने क्या कहा, सो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इंडिविजुअल क्वांटिटीज कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखा था कि एक व्यक्ति किस प्रकार किसी वस्तु का उपभोग करता है या फिर किसी वस्तु की मांग करता है कितनी, तो वो हुआ हमारा इंडिविजुअल क्वांटिटी, एक व्यक्ति की एक वस्तु के प्रति मांग। लेकिन यहां पर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक वस्तु की एक व्यक्ति की मांग नहीं होती है, बल्कि अर्थव्यवस्था में पूरे देश में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग, इस एग्रीगेट की बात होती है। दूसरा है नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल इनकम कहने का मतलब यहां पर है कि एक व्यक्ति अगर कहीं काम कर रहा है एक साधन, तो एक साधन की जो कीमत हो रही है वह उसकी आय है। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी व्यक्ति के यहाँ काम करने के लिए गए हैं और काम करने के बाद शाम के समय में वह अगर हमको एक मजदूरी देता है तो वह मजदूरी हमारी इनकम, हमारी आय है, मेरा इनकम है। तो ये मेरा इंडिविजुअल इनकम हुआ। तो इस इंडिविजुअल इनकम की बात मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है संपूर्ण आय, नेशनल इनकम, राष्ट्र की आय, मतलब जितने भी एक देश के अंतर्गत जितने भी श्रम हैं, जितने भी श्रमिक हैं, उन सबों का इनकम, पूरे साधन का इनकम क्या है, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। और नेशनल इनकम की बात मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। फिर आगे बात करते हैं बोल्डिंग साहब कि नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइस, नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइस, मतलब एक व्यक्तिगत कीमत की बात नहीं होती। जैसे हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को पढ़ने के समय हमने देखा था कि एक मार्कर की कीमत के निर्धारण की हमने बात किया था। यहाँ पर एक मार्कर की बात नहीं हो रही, बल्कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, उनकी कीमतों का एक औसत क्या है, वह औसत कीमत, एवरेज प्राइस को ही हम जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। तो उस कीमत स्तर की बात होती है। वह कीमत स्तर में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि स्थिर है। फिर आगे बात करते हैं नॉट इंडिविजुअल आउटपुट, मतलब एक उत्पादक के द्वारा उत्पादित की गई मात्रा को हम व्यक्तिगत उत्पादन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरे देश में जितनी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उन सबों का एग्रीगेट्स, उन सबों का समग्र, उन सबों का कुल योग नेशनल आउटपुट हुआ। तो उस नेशनल आउटपुट की बात मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था को एक बड़ी इकाई मानते हुए अध्ययन करता है। तो यहां पर हम उन्हीं चरों का अध्ययन करते हैं जिनका संबंध एक पूरी अर्थव्यवस्था से होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, जैसे कुल उपभोग, जैसे कुल निवेश, जैसे कुल रोजगार, जैसे मुद्रा की कुल पूर्ति, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, ये जो टर्म है ये सभी चर हैं और इन चरों को हम मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कहते हैं, समष्टिगत आर्थिक चर कहते हैं। और इन चरों के बीच क्या संबंध पाया जाता है, इन चरों के बीच संबंध का निर्धारण कैसे होता है, इन चरों में परिवर्तन कैसे होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें समष्टिगत अर्थशास्त्र में मिलता है, समष्टि अर्थशास्त्र में मिलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलता है। तो यहाँ पर जो कुछ बेसिक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को जान लेना जरूरी है। जैसे बेसिक प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है, राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है उसकी गणना हम कैसे करेंगे, उसका निर्धारण कैसे होता है, ये मूलभूत प्रश्न है यहाँ पर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य चर राष्ट्रीय आय है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितनी भी आर्थिक घटनाएं हैं, वे सभी घटनाएं राष्ट्रीय आय के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय पूरे अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का मेजरमेंट करने का एक प्रमुख मापदंड है। इसलिए यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है। दूसरा यहां पर है यह देखना कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है क्या वो पूर्ण रोजगार स्तर पर हो रहा है या फिर पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। अर्थव्यवस्था जो उत्पादन कर रही है वो पूर्ण क्षमता के अनुरूप कर रही है या क्षमता से कम कर रही है। हमारा जो आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास मतलब समय के साथ नेशनल प्रोडक्ट में वृद्धि आशानुकूल है या नहीं है, सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मिलता है। दूसरी बात कि जो ये मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति एक टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये जान लेना बहुत जरूरी है। मुद्रास्फीति मतलब जब वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा की कीमत कम होती है। कहने का तात्पर्य है कि आप 50 रुपए लेकर गए बाजार में और 5 किलो सब्जी लेकर आए, दूसरे दिन आप 50 रुपये लेकर गए 1 किलो सब्जी लेकर आए, तो इसका मतलब है कि मुद्रा की कीमत, मुद्रा का मूल्य कम हो गया है और वस्तुओं की कीमतें
बढ़ गए हैं, इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, मुद्रास्फीति की समस्या पूरे देश के लिए। तो ये मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होती है, मुद्रास्फीति को हम कैसे दूर करेंगे, और ये मुद्रास्फीति जनरल प्राइस लेवल में वृद्धि के कारण में क्या मुद्रा की पूर्ति है क्या, तो इन सभी जटिल प्रश्नों के उत्तर हमें समष्टि अर्थशास्त्र में मिलता है। फिर हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है वो समय के साथ हो रही है या नहीं हो रही है। किसी भी देश में आयात और निर्यात की जो मात्रा है उसका निर्धारण कैसे होता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध रखता है तो वहां पर एक देश के द्वारा दूसरे देशों को जो वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री होती है उसे हम उस देश के लिए निर्यात करते हैं। और जब कोई देश दूसरे देश से वस्तुओं एवं सेवाओं को मंगाता है, खरीदता है, तो उसे हम आयात करते हैं। जैसे हम मान लिया जाए कि दो देश ले लें, ए और एक देश ले लें बी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब देश ए वस्तु को बेच रहा है बी की ओर, तो इसको हम लोग कहते हैं ए के लिए निर्यात। और जब देश ए बी से कुछ वस्तु को मंगाता है तो इसे हम लोग कहते हैं आयात, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसके फेवर में है, ए के फेवर में है कि बी के फेवर में है, ये कैसे पता चलेगा, ये निर्धारण कौन करेगा। तो इसके निर्धारण के लिए भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है। तो समाप्त करें, हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आय एवं रोजगार का सिद्धांत, दूसरा पढ़ते हैं मुद्रास्फीति एवं मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत, तीसरा पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत, और नेक्स्ट पढ़ना होता है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। आज इतना ही। इस वीडियो को समझने में अगर कहीं कोई कठिनाई महसूस हुई होगी आपको तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और नहीं तो फिर आप हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और इसका अगर आप नोट्स चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिखित नोट्स आपको अगर चाहिए तो इसके लिए आपको मेरा फेसबुक पेज लाइक करना होगा, और उस फेसबुक पेज का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी उचित सलाह, ताकि वीडियो में सुधार किया जा सके, ये भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य करेंगे। और बाकी अब हमको आप इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।